आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी। इस सत्र की शुरुआत करें तो उससे पहले एक सवाल जो जो प्रकाशक को जानते हैं, नाम सुनते हैं, उनके जहन में अक्सर उठता है, जो मेरे भी उठता था कि ये इतना पुराना प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन, और आप उतने पुराने नहीं है, तो ये नाम कैसा है? तो इसका मुझे कल ही पता लगा है कि लोग अपने बच्चों के नाम पर अपने संस्था का नाम रखते हैं या बिजनेस का नाम रखते हैं, लेकिन प्रभात जी ऐसे हैं जिनका नाम जो है उनके प्रकाशन के नाम पे रखा गया है। यानी पुस्तक प्रकाशन आपको विरासत में इसी तरह मिली है, तभी तय हो गया था कि आपको यही काम आगे करना है। ये तो मेरा सच में सौभाग्य है कि प्रभात प्रकाशन की स्थापना 1952 में हुई। मेरा जन्म तो बहुत बाद का है, तो ये शायद मेरी दादी जी का आग्रह था कि मेरा नाम प्रभात रख दिया जाए। नहीं तो मुझसे बड़े भाई भी हैं, उनका नाम प्रभात रखने की बात आई तो उन्होंने, पिताजी ने मना कर दिया था। पर जब मेरा जन्म हुआ तो फिर दादी जी के आग्रह को वो टाल नहीं पाए, इसलिए मेरा नाम प्रभात हो गया। अच्छा, जहां तक प्रकाशन की बात होती है, पुस्तक प्रकाशन जो है वो सिर्फ शब्दों को पाठकों तक पहुंचाना नहीं होता, या लेखक के सिर्फ विचार नहीं पहुंचाना होता, व्यक्ति और व्यक्तित्व को भी आप पाठकों तक पहुंचाते हैं। अब बात जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व की हो, तो आपके प्रकाशन से मेरी संसदीय यात्रा के 4 खंड निकले हैं: गठबंधन की राजनीति, संकल्प काल, चुनी हुई कविताएं, सिलेक्टेड पोएम ऑफ अटल जी। यानी एक पूरी श्रृंखला है अटल जी के ऊपर, एक कवि के तौर पर भी, एक राजनेता के तौर पर भी। तो अटल जी से ये किस तरह से ये संबंध एक प्रकाशक और लेखक का बना? देखिए, वैसे मैं मानता हूँ प्रकाशन व्यवसाय एक बहुत नैतिकता और दायित्व बोध का प्रोफेशन है। कुछ भी छाप देना वो एक प्रकाशक के लिए उचित नहीं होता, इसलिए हम लोग जो पुस्तकें प्रकाशित करते हैं उसमें प्रयास करते हैं कि वो पुस्तकें समाज को कुछ दिशा देने वाली हो, समाज का प्रबोधन करने वाली हो, तो वो उद्देश्य रहता है। और ये श्रद्धेय अटल जी का एक स्नेह भाव है हमारे प्रति कि उन्होंने हमारी अनेक पुस्तकों का लोकार्पण किया। 1996 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने 13 दिन के लिए, तो उसके बाद एक पुस्तक हमने प्रकाशित की थी नरेंद्र मोहन जी की, धर्म और सांप्रदायिकता। तो हमारे संस्थान में ही उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तब उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभी भी लगता है कि मेरी पुस्तकें भी इतनी सुंदर रूप में छपें। तो उनका आशय हमने समझा, हमने कहा ये तो हमारे लिए सौभाग्य होगा कि आप अपनी पुस्तकें हमको दें। तो 1998 में उनके संसदीय भाषणों का संकलन 4 खंडों में प्रकाशित करने का अवसर मिला। वो संयोग था कि जब वो इधर प्रधानमंत्री बने और उसके बाद ही उसका प्रकाशन हुआ, तो उन्होंने उसकी पहली प्रति देते हुए बहुत उन्होंने अपना एक संतोष अनुभव किया कि मेरी पुस्तकें अच्छे रूप में आई हैं। उसके बाद निरंतर, क्योंकि वो कवि थे इसलिए वो कवियों की, साहित्यकारों की, इनके सब चिंता भी करते थे और उनको प्रोत्साहित भी करते थे। यानी उनके समय पर प्रधानमंत्री निवास में पंचवटी के अंदर जितने लोकार्पण समारोह हमने आयोजित किए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्राय हर महीने 2 महीने में किसी न किसी पुस्तक का लोकार्पण श्रद्धेय अटल जी करते थे। तो निरंतर उनका प्रोत्साहन मिलता रहा। इस सत्र का नाम है अनूठे अटल। तो अटल जी व्यक्ति के तौर पे जितने अनूठे थे, उनके साथ जो लोग रहे हैं उनके पास किस्से भी उतने ही अनूठे हैं उनके। आपके पास इस तरह के कौन से किस्से? की उनकी वाक्पटुता के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन एक प्रकाशक और लेखक के तौर पे देखा जाए तो एक लव हिट रिलेशनशिप रहती है प्रकाशक और लेखक की। तो क्या इस तरह की रिलेशनशिप आपके अटल जी के साथ भी कभी रही है? नहीं, लव हिट वाले तो नहीं थे, केवल लवी वाले थे। हमेशा उनका स्नेह मिला, भरपूर मिला। और हम सचमुच अपने आप को बड़ा एक गौरव का अनुभव करते हैं कि श्रद्धेय अटल जी से इतना स्नेह, इतना अपनापन मिला जो दुर्लभ है। मतलब आज के युग में कल्पना करना कठिन है कि जितना स्नेह हमको अटल जी का मिला। एक बहुत, क्योंकि वो चिंता करते थे साहित्य की, खुद साहित्यकार थे, साहित्य की चिंता करते थे। एक समय आया जब धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, ऐसी पत्रिकाएं का प्रकाशन बंद हो गया। तो उस समय उनकी चिंता थी कि ये कैसे चलेगा। माननीय शंकरदास शर्मा जी इस समय राष्ट्रपति बने थे 1992 में। तो हम लोग 1993 में एक कार्यक्रम में गए, तो ऐसी चर्चा चली। अटल जी भी थे, विद्यानिवास जी भी थे, हमारे पिताजी श्याम सुंदर जी भी थे। तो वैसे प्रसंग आया कि पत्रिकाएं तो बंद हो रही है धीरे धीरे, भविष्य क्या होगा हिंदी का।
अगर साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो गई तो पाठक तो धीरे धीरे इन सबसे वंचित हो जाएंगे। तो अटल जी ने कहा कि देखिए, पत्रिका इसलिए बंद हो रही है क्योंकि वो जिन प्रकाशन गृहों से निकलती हैं उनको केवल मुनाफा देखना है, वो उस प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं पत्रिका को। तो अगर पत्रिका बिक नहीं रही, उसमें विज्ञापन नहीं आ रहे, तो वो बंद कर देंगे। तो फिर बोले ऐसा कैसे चलेगा? तो अटल जी ने कहा कि देखिए, ये पत्रिका प्रकाशन करने के लिए सबसे आवश्यक है दो लोग, एक संपादक और एक प्रकाशक। और दोनों अगर ठान लें कि हमें इससे धनोपार्जन नहीं करना है तो पत्रिका निकलेगी और चलेगी। तो बोले ये कैसे होगा? बोले यहाँ पे दोनों उपलब्ध हैं, संपादक विद्यानिवास मिश्र जी और प्रकाशक श्याम सुंदर जी। तो बात आई गई हो गई। मैंने कहा ऐसे इन्होंने, क्योंकि अटल जी तो चुटकी लेते थे तो चुटकी ले ली उन्होंने। पर 1 साल बाद जब पिताजी मिले, हम लोग गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि माने शंकरदयाल शर्मा जी पूछ रहे थे क्या हुआ पत्रिका का। तब हमको लगा कि तो वाकई बड़े सीरियस है इस विषय को लेके। हमको लगा उन्होंने ऐसे कह दिया। तब हमने इसकी चर्चा की और तब विद्यानिवास जी ने कहा कि पत्रिका प्रारंभ करेंगे और साहित्य अमृत के नाम से पत्रिका प्रकाशित हुई। और अगस्त 1995 में उसका पहला अंक निकला। वो अंक हम राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी को देने गए और उसमें अटल जी भी हमारे साथ थे। आपने जो प्रकाशन आपने बताया कि पहले जो किया 95 में किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी क्या अटल जी का लेखन के प्रति या अपनी पुस्तकों का, जिस तरह से बताया कि साहित्य को लेके जो चिंता थी, वो तब भी वो व्यक्त करते रहते थे? निरंतर वो बिल्कुल चिंता करते रहे साहित्यकारों के प्रति, साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति। उनका हमेशा एक बहुत सजग भाव रहा। तो मतलब मैं साहित्य अमृत की बात पूरी कर दूं। अगस्त 1995 में उसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, हम देने गए। और उसके बाद जब उसका 100वां अंक प्रकाशित हुआ तो अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो वो जब अंक उनको हम देने गए तो वो बहुत गदगद हुए, बोले मुझे नहीं पता था कि एक साहित्यिक पत्रिका इतनी लंबी यात्रा कर पाएगी। तो उन्होंने कहा इसके लिए संपादक और प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र हैं। तो वो प्रोत्साहित करते थे। उनको लगता था कि हाँ, हिंदी के लिए, साहित्य के लिए कुछ काम हो रहा है तो अवश्य करें। तो मुझे याद है सन 2002 में सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला था। तो मैं विद्यानिवास मिश्र जी के साथ गया था उनसे मिलने। तो उन्होंने कहा कि विद्यानिवास जी, आपको सूरीनाम जाना है। बोले सूरीनाम तो बहुत दूर है, मैं तो कैसे जाऊंगा, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? बोले अकेले कहाँ हैं आप, प्रभात आपके साथ जाएंगे। तो इतना स्नेह था अटल जी का हमारे प्रति। और वो इसलिए था क्योंकि उनको पता था विशुद्ध एक साहित्यिक दायित्व बोध से हम लोग प्रकाशन कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी छाप देंगे हम लोग। तो अपने विचारों के एक अधिष्ठान के लिए और विचारों की संपुष्टि के लिए, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रकाशन कर रहे हैं। इसलिए अटल जी हमेशा आशीर्वाद देते थे। अटल जी की एक आदत थी, वो धीरे से चुटकी लेते थे। कभी ऐसा आपके सामने कोई ऐसा मौका आया कि किसी साहित्यकार को या लेके या किसी लेखन को लेके उन्होंने मजाक में कुछ ऐसा कहा हो जो याद रखा जाए? नहीं, मुझे स्मरण है एक दिन पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, वो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया था। विद्यानिवास जी कभी कभी दुर्वासा वृत्ति के हो जाते थे। तो उनको लगा कि हिंदी को लेके बातें तो हो रही है पर कुछ काम नहीं हो रहा। तो मुझे फोन किया उन्होंने, विद्यानिवास जी ने, कि अटल जी से समय लो, मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा तो जी क्या विषय? बोले नहीं, हिंदी के बारे में बात करनी है। तो मैंने वहां बता दिया कि साहब वो मिलना चाहते हैं, समय लेना चाहिए। तो बोले पूछ लो विषय क्या है। तो बोले मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। जब ये बात जैसी मैंने वहां बताई अटल जी के यहाँ, तो वहां तो हड़कंप मच गया कि विद्यानिवास मिश्र जी इस्तीफा दे देंगे तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। तो फिर उन्होंने अटल जी ने कहा विद्यानिवास जी को लेके आओ। बहुत सम्मान करते थे दोनों एक दूसरे का। इसलिए मैं जब विद्यानिवास जी को लेके गया, 1 घंटे वो दोनों लोग बैठे। क्या बात हुई मुझे नहीं पता, पर जब बाहर निकल के आए तो दोनों बहुत उन्मुक्त भाव से हंसकर उन्होंने उनको विदाई दी। तो यानी वो उनकी एक प्रकृति थी कि अपना कोई हमसे विमुख हो रहा है तो उसको भी हम सहेज लें। अटल जी की आपने चुनिंदा कविताएं जो है उनका प्रकाशन किया है। हम सब जानते हैं उनकी कई कविताएं हैं, कई हम प्रसिद्ध हैं, कई सुनी है, कई अनसुनी है। क्या कभी अटल जी से आपकी बातचीत हुई है जो उनको लगता हो उनकी सबसे प्रिय कविता रही है? अटल जी की एक सबसे पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था मेरी 51 कविताएं।
और उसका लोकार्पण किया था। उस समय प्रधानमंत्री थे माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी, और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो पुस्तक खूब चर्चित भी हुई, खूब लोकप्रिय हुई। पर जब 2004 में अटल जी की सरकार नहीं रही, तो मैं एक दिन उनके पास वैसे ही बैठा था। तो एक तो मैंने पूछा कि आपका पाँव का अब कैसा है? तो बोले नहीं, जब मैं प्रधानमंत्री था तो मेरे पास समय नहीं था, अब समय है तो पैरों में शक्ति नहीं है कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। तभी बात आई, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी उनसे मिलते रहते थे, और जब प्रधानमंत्री नहीं रहे तब भी उनसे हम लोग महीने में 15 दिन में जाके मिलते ही थे। तो मैंने कहा कि आपकी मेरी 51 कविताएं तो बहुत अच्छी है, पर आपको कौन सी अपनी रचनाएं पसंद हैं? बोले नहीं, मेरी सारी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा फिर भी कुछ तो होंगी। तो बोले क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा नहीं, एक चित्रकार मेरे संपर्क में आए हैं जो आपकी कविताओं को हाथ से लिखकर और सुंदर चित्रों के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो बिल्कुल, मैंने कहा ये नया प्रयोग होगा अपने आप में, इस प्रकार की कोई कृति किसी की आई नहीं है कि हाथ से लिखी हुई हस्तलिखित कविताएं और साथ में चित्रांकन। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ चुनकर हमको कविताएं दे दें। बोले सारी 51 की बनवा लो। मैंने कहा वो तो बहुत बड़ी पुस्तक हो जाएगी, क्योंकि और तो बोले चुनकर उन्होंने 31 कविताएं हमको दी। तो वो 31 कविताएं हमने ये चुनी हुई कविताएं के नाम से प्रकाशित की। और ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई, और उसका लोकार्पण भी अटल जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को हुआ फिक्की में। उसमें माननीय भैरव सिंह जी और शिवराज जी, रमन सिंह जी सब आए थे। मुझे शिवराज जी का आज तक वो याद है, उन्होंने जो अटल जी के प्रति अपना एक भाव व्यक्त किया था ना, कि अटल जी हम आज आपके जन्मदिवस 75वें जन्मदिवस पर यहाँ पर आए हैं आपको प्रणाम करने के लिए। मैं चाहता हूं कि जब मेरा 75वां जन्मदिवस हो तो आप मुझे आशीर्वाद देने आए। अटल जी ने जो कविताएं लिखी हैं, जो भी उनका लेखन है, प्रधानमंत्री बनने से पहले के है या उसके बाद भी वो लगातार लिखते रहे हैं? इस बारे में कभी उन्होंने बताया? कविताएं उसके बाद प्रायः नहीं लिखी उन्होंने, पर उन्होंने 2 पुस्तकें जो प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए लिखी। एक तो थी संकल्प काल, यानी संकल्प काल में उन्होंने उनके वो भाषण संकलित हैं जिसमें उनकी जिजीविषा, उनकी दृढ़ता, और जिस प्रकार से जब उन्होंने परमाणु विस्फोट किया और पूरे विश्व भर से हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रहे थे, तो उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया, तो इसलिए वो उन्होंने संकल्प काल के नाम से हमने वो पुस्तक प्रकाशित की है। और जो गठबंधन की राजनीति पुस्तक है वो अपने आप में बड़ी अनूठी पुस्तक है, क्योंकि जो जिस प्रकार से माननीय सुरेश प्रभु जी ने कहा कि इतने घटक दलों को लेकर सरकार चलाना, वो अपने आप में बहुत कठिन काम था। वो केवल श्रद्धेय अटल जी कर सकते थे, क्योंकि इतनी सहनशीलता उनके अंदर थी, वो किसी और में नहीं हो सकती। वो खून का घूंट पी लेते थे, प्रकट नहीं होने देते थे, इसलिए वो इतने सारे दलों को लेकर सरकार चला पाए। तो गठबंधन की राजनीति में जो विवशताएं हैं, क्या संकट झेलने पड़ते हैं, कैसे सिर पे तलवार लटकती रहती है कि आज सरकार गई कल सरकार गई, क्योंकि वो याद है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई कि नहीं आई। वो एक चिट्ठी जयललिता जी के आने के लिए कितना समय लगा था। तो वो सब संतरास अटल जी ने झेला है, और वो इतने निष्प्रिय भाव से सरकार चलाते थे कि जब वो एक वोट के कारण सरकार गिरी, तब भी वो उन्होंने कहा कि हम राजनीति में एक उद्देश्य से आए हैं, केवल सत्ता के लिए हम कुछ भी करेंगे, उस प्रकार का हमारा मनोगत नहीं है। तो इसलिए अटल जी के अंदर जो ऊंचाई थी वो उनकी रचनाओं में भी थी। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि एक बड़ी वो बहुत कंपोज भाव से रहते हैं। वो कहते हैं कि इतनी रुखाई मत देना कि गैरों को भी गले न लगा सकूं, इतनी ऊंचाई मत देना। यानी अटल जी अपने सबको साथ लेके चलने के हमेशा पैरोकार रहे, और वो उन्होंने अपने सरकार में भी दिखाया और निजी जीवन में भी दिखाया। तो आपने जिस तरह से बताया कि अटल जी जिस गठबंधन की सरकार को चला रहे थे, अभी माननीय सुरेश प्रभु जी थे, उन्होंने भी बताया, उसमें भी सुशासन की तरह पूरा चलता रहा। एक सरल व्यक्तित्व वो थे, सरल दिखते थे, हंस के बात को उड़ा देते थे, लेकिन कभी गुस्सा होते हुए उन्हें देखा आपने? कभी किसी बात पे क्रोधित होते हुए, किसी बात पे चिढ़ते हुए? तभी देखा था जब विद्यानवास जी को लेके गया था। वो उस दिन बड़े थोड़े उद्विग्न हो गए थे वो, क्योंकि इतनी बड़ी बात उस दिन उन्होंने कह दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। यानी अगर
हिंदी के इतने बड़े विद्वान, अटल जी हिंदी के प्रेमी होते हुए वो इस्तीफा देंगे तो बहुत बड़ी घटना होगी, इसलिए वो उद्विग्न थे। तो उनके चेहरे पे थोड़ा सा एक क्रोध का भाव दिखा, पर जैसे अटल जी की प्रकृति थी कि वो सहज भाव से सबको अपने आप अपने उसमें ले लेते थे, अपने सम्मोहन में ले लेते थे, तो विदेनवासी को भी उन्होंने शांत कर दिया था। अटल जी के आसपास भी कई लोग रहते थे। आडवाणी जी खास तौर से अगर देखा जाए तो उनकी तो जोड़ी जो है सभी जानते हैं, और वो उनके किस्सों में भी, अटल जी की बातों में भी आडवाणी जी का जिक्र हमेशा होता रहा है। आडवाणी जी के नजरिए से कभी आपने देखा, उनसे कभी बातचीत की, अटल जी को वो किस तरह से देखते थे? उनकी जो नोक-झोंक की खबरें आती रहती थी, उसमें कितनी सच्चाई थी? ये मेरा सच में सौभाग्य है कि भारतीय राजनीति के दो शिखर पुरुष, श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी, दोनों का अपार स्नेह हमको मिला। और अटल जी और आडवाणी जी का, जैसे वो मृदुला सिन्हा जी जो यहाँ गोवा की राज्यपाल भी रही, उनका एक बहुत प्रसिद्ध लेख है भाजपा के आ, यानी अटल जी और आडवाणी जी, भाजपा के आ करके उनका एक लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो दोनों के अंदर इतना उनके अंदर एक सामंजस्य था, इतनी निकटता थी, इतनी आत्मीयता थी कि जब आडवाणी जी ने खुद मुझे बताया कि मेरे पास कोई लेके आता है कागज, मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ अटल जी को दिखा दिया, तो कहते हैं हाँ। तो मैं उसको देखता ही नहीं था। वो अटल जी के पास जाते थे तो पूछते थे आडवाणी जी को दिखा दिया, तो बोले हाँ। इतना दोनों के अंदर वो था, और लोग बाहर कुछ भी उड़ाते रहे, पर दोनों में कभी भी मतभेद तो ठीक है किसी विषय पर हो सकता है, मनभेद कभी नहीं था। और मुझे स्मरण है कि अटल जी रुग्णावस्था में थे और 25 दिसंबर को हम हर साल उनको प्रणाम करने जाते ही थे, और मन को बड़ा कष्ट होता था कि जिस ओजस्विता और जिस एक प्रखरता के लिए, जिस ओजस्वी वाणी के लिए अटल जी जाने जाते हैं, वो कंठ अवरुद्ध हो गया है और वो बिल्कुल एक शिथिल अवस्था में पलंग पर हैं। तो आडवाणी जी उनको प्रणाम करके निकले और मैं तब पहुंचा तो मैंने देखा कि आडवाणी जी वॉज इनटू टीयर्स, लगभग उनके अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा है, जो उनके साथ रहा है वो हमेशा हर पल उनको याद करता है, और जब भी याद करते हैं आज भी भावुक हो जाते हैं। आप प्रभा जी, आपकी भावुकता मैं समझ रही हूँ, जिस तरह से आपने उनके साथ समय बिताया है, उनके साथ आपकी घनिष्ठता रही है, उनका प्रेम आपके ऊपर रहा है, स्नेह आपके ऊपर रहा है, आपकी ये भावुकता आज भी उनके जन्म दिवस के पहले आपको देख के मैं अटल जी महसूस बहुत कर याद सकती आते हैं, हूँ। क्योंकि उनका जो स्नेह मिला उस शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं अटल जी को प्रणाम करता हूँ। मुझे पता है अटल जी सचमुच अटल हैं, और उनकी लेखनी, उनके विचार, उनके शब्द, वे सदैव हमको प्रोत्साहित करते रहेंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे कि उन्होंने एक जो स्वप्न देखा, इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में जिस प्रकार की एक शुचिता का उन्होंने एक मार्ग हमको दिखाया है, वो हम सब के लिए एक वरेण्य पथ है और हमको उसका अनुसरण करना चाहिए। तो प्रभात जी, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, अनूठे अटल जब आप बोलते हैं या हम बोलते हैं, क्या क्या अनूठा आपको उनमें याद आता है? जो आपको चीजें, हर चीज एक व्यक्ति के तौर पे क्या क्या उनमें अनूठा था? उनका स्नेह भाव वो अनूठा था। मतलब कभी उनसे मिलके लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री अटल जी से हम मिल रहे हैं, बहुत ही सहज। तो शायद ये सचमुच मेरा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि पिताजी से उनका पहले से संपर्क था, परिचय था, तो इसलिए मैं तो उनको ताऊजी बोलता था, आडवाणी जी को भी मैं ताऊजी बोलता हूँ। तो इन दोनों का बहुत, और आपस में भी था बहुत स्नेह का संबंध, और वो स्नेह मुझे भी बहुत मिला। तो अनूठे तो थे अटल जी, हर रूप में देखा जाए तो वो बहुत अनूठे थे। उनकी भाव भंगिमाएं, उनके बोलने की शैली, उनके निर्णय, वो सचमुच अनूठे थे। यानी कोई कल्पना नहीं कर सकता जिस प्रकार के निर्णय अटल जी ने अपने अल्पमत की सरकार में रहते हुए भी लिए, वो बहुत ही दुर्लभ था। वो उनकी संकल्प शक्ति, उनकी दृढ़ता और राष्ट्र के प्रति उनका पूरा समर्पण, तभी वो ये सब ले पाए। कि उनके निजी तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ था समाज के लिए था, राष्ट्र के लिए था। इसे उनके चिंतन में,
उनकी लेखनी में सदैव राष्ट्र सर्वोपरि था। अटल जी पांचजन्य के भी संपादक रहे हैं, पांचजन्य के लिए भी लिखते रहे हैं। उसमें कुछ संकलन ऐसा जो आपको लगता है कि वो भी आगे कभी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा सकता है, उनके कुछ विचारों को एक प्रकाशक के तौर पे आप कभी सोचते हैं? नहीं, अटल जी ने जिस परिस्थितियों में पांचजन्य को निकाला, तो वो तो बहुत ही मतलब वो आज की पीढ़ी को जाननी चाहिए। वो और दीनदयाल जी दोनों मिलके अकेले अखबार निकाल रहे हैं, प्रूफ भी पढ़ रहे हैं, मैटर भी टाइपसेट कर रहे हैं, फिर साइकिल पे रख के उसको बांटने भी जा रहे हैं। तो ये जो पांचजन्य की यात्रा जिस प्रकार से शुरू की है और वहां से पांचजन्य आज यहाँ पहुंचा है, हम सब राष्ट्रवादी चिंतन के लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा सम्मान और गौरव की बात है, क्योंकि केवल विचार की यात्रा थी ये, और ऐसी यात्रा जिसमें हमेशा संकट और अवरोध उत्पन्न किए गए। कितनी बार पांचजन्य के ऊपर जब भी प्रतिबंध लगता था, पांचजन्य का प्रकाशन अवरुद्ध हो जाता था, रुक जाता था। पर ये हमारे इन पूर्वजों की तपस्या और साधना के कारण आज पांचजन्य इस प्रकार से भारत में एक शंखनाद कर रहा है। तो इसका श्रेय अटल जी, दीनदयाल जी, आडवाणी जी, मलकानी जी, इन सब लोगों को जाता है। हाँ, हम सुशासन की बात करते हैं अटल जी के। अटल जी के सुशासन को लेकर, क्योंकि आपने वो पूरा समय देखा है जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे हैं, जो चुनौतियों की हम हमेशा बातें करते रहते हैं कि यहाँ सभी जिक्र करते हैं कि ये चुनौतियां थी, वो चुनौतियां थी। कभी आपको ये उनके साथ रह के महसूस हुआ कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने उस एनडीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री रहते हुए कैसा, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही होगी उनके लिए? कभी चुनौती दिखी नहीं हमको, क्योंकि जब मिलते थे तो बड़े सहज रूप से मिलते थे। वो चिंतन तो अवश्य करते होंगे, क्योंकि उनकी एक शैली थी निर्णय लेने का और फिर उसको एग्जीक्यूट करने का, उनका एक अपना प्रोसेस था, एक सिस्टम था। पर वो सार्वजनिक नहीं करते थे उस चिंतन को, तभी वो निष्प्रिय भाव से रहते थे कि जो संकट आएगा उसको हम सब मिलकर झेलेंगे, पूरे भारत की शक्ति मेरे साथ में है, पूरे भारत ने हमको चुनकर भेजा है, तो जो कुछ आएगा उसको देखेंगे। इसलिए बड़े बड़े निर्णय लेने में भी उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इसलिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है या नदियों का एकीकरण का वो जो विषय था, वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। उस विषय को निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत में कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो अगर नदियों का एकीकरण वाला विषय थोड़ा और गंभीरता से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश का विकास और गति से बढ़ेगा। हिंदी के प्रति उनका प्रेम हमने देखा है, और एक प्रकाशक के तौर पे आपने उनकी कई पुस्तकें निकाली हैं। जब विदेशी धरती पे जाके या यूएन में जब उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, और आप हिंदी में उनकी कविताएं भी रही हैं, सब कुछ, एक प्रकाशक के तौर पे, एक हिंदी भाषी के तौर पे आपको कितना गर्व महसूस हुआ, और पाठकों से कभी कोई इस तरह का कोई रिस्पॉन्स आता था उनके लिए? मतलब 1999 में लंदन में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ, तो उनकी पुस्तक तभी प्रकाशित हुई थी, संकल्प काल। तो उसका लोकार्पण वहां हो कार्यक्रम में इस बात को उन्होंने कहा कि ताकि पूरे हिंदी वर्ग में, हिंदी मंच पर मालूम पड़े कि ये इस प्रकार से विषय भारत का एक सामने आ रहा है। तो मतलब पूरे विश्व से लोगों का अटल जी के प्रति एक सम्मान और श्रद्धा का भाव था ही, और हिंदी के प्रति तो उनका विशेष एक वो था कि आज हम सब याद करते हैं कि यूएन में उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। और आज तो हमारे माननीय नरेंद्र भाई सब जगह हिंदी में बात करते हैं, अमित भाई हिंदी में बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो अंग्रेजी का अखबार देखता भी नहीं, वहां क्या छप रहा है, मैं हिंदी पढ़ता हूँ या गुजराती पढ़ता हूँ। तो ये जो उन्होंने हमारी मातृभाषा के प्रति गौरव बोध उत्पन्न किया है, वो आज हम सब के लिए एक बहुत संबल का विषय है। तो उसका प्रणेता मैं अटल जी को मानता हूँ, और उस परंपरा को आज की वर्तमान सरकार में भी उतनी दृढ़ता के साथ हम लोग कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार का हमने मातृभाषा के प्रति एक परिचय दिया है कि उसको, उसमें हमें अध्यापन शिक्षण होना ही चाहिए, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी शिक्षा नीति और प्रबल होगी। आप अटल जी को लेकर अपने विचार, अपने अनुभव, उनके साथ के संस्मरण यहाँ पर हमसे शेयर किए।
बांटे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पांचजन्य के सागर मंथन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं। मेरा सौभाग्य कि मुझे आदरणीय हितेश जी ने अवसर दिया यहाँ, और अटल जी के प्रति तो हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान है ही, वो बढ़ जाता है यहाँ आकर देखकर इस प्रकार से अटल जी को आप लोग याद कर रहे हैं। तो कल अटल जी का जन्म दिवस भी है, मैं उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।